नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप लगातार हमारे साथ घूम रहे हैं आदमपुर। आदमपुर उपचुनाव कई मसले या कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 2024 हरियाणा में जो चुनाव होंगे 2024 के, अगर उसका एक आईना है तो कई लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल भी है। क्या कुलदीप बिश्नोई रिपीट होते हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई का मार्जिन बढ़ता है अगर वो बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के कुल भव्य बिश्नोई कैंडिडेट हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार उनकी बनेगी, क्या उनके लिए कुछ सुख देने वाले या उनके लिए कुछ उनको राहत पहुंचाने वाले कुछ रिजल्ट आते हैं? या फिर दिल्ली और दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना रहे आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार बनी है, क्या आदमपुर से हरियाणा में उनकी एंट्री होगी? ये मामला बहुत दिलचस्प है और ये समझना होगा। हम तो थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं और देखते हैं कि कुल मिला के 6 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड में जिन्हें हम थर्मामीटर लगा रहे हैं वही अपना वाला शुद्ध देसी थर्मामीटर, वो आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं हरियाणा में। राज्यसभा में सांसद हैं आम आदमी पार्टी कोटे से और हरियाणा के प्रभारी भी हैं, सुशील गुप्ता साहब हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये माइक सर आपकी है। धन्यवाद। ये मैं आदमपुर घूम रहा हूं, ये एक बड़ा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आपकी पूरी टीम के लिए, कि पहले दिल्ली, उसके बाद फिर पंजाब, हरियाणा पे आपकी नज़र है, मेहनत भी कर रहे हैं। नगर पालिका वाले चुनाव भी आप लोगों ने लड़े और भी तैयारी है। ये पहला बाई इलेक्शन है जहां आपकी एंट्री हो रही है। ये कितना महत्वपूर्ण है? लगता है कि कुछ होगा या फिर 1.5-2 महीने घूमने के बाद ठीक है अगले चुनाव में कुछ हो जाए, इस बार कुछ हाथ ना लगे? आम आदमी पार्टी आम व्यक्तियों की पार्टी है। आम व्यक्ति जब व्यवस्था बदलते हैं, निसंदेह वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये चैलेंज है हिंदुस्तान को विकसित करने का, ये चैलेंज है हिंदुस्तान को शिक्षित करने का, ये चैलेंज है बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने 130 करोड़ लोगों को आह्वान किया है कि नेताओं के बस की बात हिंदुस्तान को विकसित करना नहीं है, भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है, हरियाणा को भी दुनिया का 1 राष्ट्र प्रांत बनाना है। जब हरियाणा बदलेगा तो भारत तभी बदलेगा। हरियाणा आज की तारीख में देश में बेरोजगारों की पंक्ति में पहले नंबर पे, देश दुनिया के अंदर भूखमरी के कुपोषण की अगर मैं बात करता हूं तो 107वें नंबर पे है 121 में से। इस स्थिति को बदलना है और इस स्थिति को बदलना की शुरुआत हरियाणा के लिए हम आदमपुर से कर रहे हैं। तो आप आदमपुर में जब घूम रहे हैं, ये ठीक है, ये सारी बातें जितनी आप कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का जो असली मालिक है वो वोटर है, जनता है, जनता जनार्दन है। तो वो आपकी बात समझ रही है, नहीं समझ रही? हरियाणा का एक एक व्यक्ति अब चाहता कि हरियाणा भी बदले। हरियाणा में भी दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, मोहल्ला क्लिनिक बने। हरियाणा के अंदर भी चाहता तो सब लोग दिल्ली की तरह बिजली और पानी मिले, ये सब लोग चाहता है जी। लेकिन आपकी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं या नहीं है? मतलब वोटर है या नहीं है, ये 6 तारीख को पता चलेगा। नहीं, आप फील्ड में घूम रहे हैं, आज भी फील्ड के अंदर दिख रहा है जी। ये जो कुलदीप बिश्नोई जी अपना गढ़ बताते थे, आम आदमी पार्टी गढ़ तोड़ने का ही काम करती है और ये आदमपुर के अंदर ये परिवारवाद की राजनीति आम आदमी पार्टी खत्म करेगी। आदमपुर का हर व्यक्ति
इस बात से दुखी है कि आदमपुर का विधायक लगभग 2.5-3 दशकों से यहाँ पे विधायक है और आदमपुर में नहीं रहता, काम कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अब उनके सुपुत्र इस चुनाव के अंदर आ रहे हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। पिछला चुनाव पार्लियामेंट का लड़ा, अमेरिका से आए, चुनाव हारे और अमेरिका चले गए। वो कहते हैं पढ़ाई के लिए गए। क्या संयोग है, कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव तय हुआ तो अमेरिका से फिर आ गए। कुलदीप जी का, उनकी धर्मपत्नी का पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गिरवी रखा हुआ है। अच्छा, भव्य बिश्नोई की गारंटी के लिए। मतलब किस तरह की गारंटी? ईडी के केस हैं, अच्छा, गबन का आरोप है और उनको जब लुकआउट नोटिस जारी था, बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो इन दोनों ने अपने पासपोर्ट को गिरवी रखा कि हम अपना पासपोर्ट जमा करते हैं कि वापस आएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए, वो ईडी की दर से गए 100% अपने गुनाह की चादर को साफ कराने के लिए, क्योंकि बीजेपी इस देश के अंदर आजकल एक ही परंपरा चला रही है। पहले ईडी भेजती है, सीबीआई भेजती है, इनकम टैक्स भेजती है, पुलिस भेजती है, डराती है, धमकाती है, फिर उनके फाइल दिखाती है, फिर कहती है जी हमारे पास आ जाओ, पैसे भी मिलेंगे, दूध के दोई हो जाओगे, सारे गुनाह माफ। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है कि वहां आदमी जाए और ढुल ढाल करके आ जाए बाहर? देखे ना, भव्य बिश्नोई गया ना उसमें, और ईडी वीडी सब चुप, नहीं तो गिरफ्तार होता अभी तक। सब चुप और उस वॉशिंग मशीन से साफ होकर बाहर निकल गए। आप उन पे करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं और वो लोग कहते हैं, कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी, तमाम दूसरी पार्टियां कहती हैं कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार की इतनी बात करती है, देखिए किस तरीके से शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सबके सब फंसे पड़े हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने नॉमिनेशन के अंदर ये बात छुपाई थी, फिर उनकी शिकायत हुई, इलेक्शन कमीशन का नोटिस किया, फिर उन्होंने मंजूर किया, हाँ जी हमने छुपाई थी, हम रेक्टिफाइड कर देते हैं। वो मुकदमे फिर उन्होंने उस नॉमिनेशन पेपर के अंदर दर्ज किए। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, आज तक एक भी आरोप सीबीआई भी इतने लंबे छापे मार के लगा नहीं पाई। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर रखा है क्योंकि वो हिमाचल के प्रभारी थे, 3 महीने से ऊपर गुजर गए, आज तक एक आरोप किसी कोर्ट के अंदर ईडी या सीबीआई दे नहीं पाई है। हर दफा कोर्ट उनके ऊपर डांट मारती है कि क्यों अंदर रखा हुआ है, वो जज बदलने की एप्लीकेशन देते हैं, साक्ष्य नहीं रख पाए। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे इन्होंने रेड की, 35-36 जगह रेड करी, सीबीआई के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं आम आदमी पार्टी छोड़ दो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब सीबीआई और ईडी अब ये काम करने लगी है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने लगा है। आम आदमी पार्टी का जाबाज कार्यकर्ता है, अपने घर से तो जो तर्क आप दे रहे हैं, तो वही फिर अगर आप कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी का केस अगर कुलदीप बिश्नोई पे है, तो फिर वही हुआ ना, फिर वो भी कहेंगे कि हमारे खिलाफ तो ऐसे ही केस है, फर्जी है। हमारे खिलाफ केस नहीं है साहब, हमारे खिलाफ फर्जी भी नहीं है। हमें तो फर्जी बनाने की कोशिश की गई परंतु नहीं बना पाए। मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। रेड मारी 6 बार, एक झुंझुना मिला लोकर में, 35 जगह रेड लगी, आज तक मिला तो कुछ नहीं। सीबीआई ने कई बार बुला लिया मनीष जी को, 2 दिन पहले भी बुलाया था। ये गुजरात का डर सता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात की सत्ता छूटती हुई नजर आ रही है, और ये बात आदमपुर के अंदर भी लागू होती है। आदमपुर के अंदर हरियाणा का गेटवे खुलेगा, आम आदमी पार्टी एक एक गांव के अंदर, एक एक घर के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घूम रहा है। आज हम जहां जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करते हैं। ये किसान बहुल प्रदेश है, आदमपुर के लोग भूले नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर साहब ने हरियाणा के किसानों को आतंकवादी का, खालिस्तानी का, इनके जड़ें चीन में बताई, इनकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर बताई,
और कहा कहानी, सड़कें खुदवा दी, कंटीले तार लगवा दिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया, मुकदमे बनाए, जैसे कोई दुश्मन देश के लोग देश की राजधानी की तरफ जा रहे हो। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी से जब अमित शाह जी ने चिट्ठी लिख के दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाने के लिए मांगे, किसानों को रखने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देश के अन्नदाता हैं, मैं इनको जेल बनाने के लिए अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं दे सकता, मैं इनकी सेवा करूंगा, बिना झंडे और बिना टोपी की सेवा करूंगा। आपके जो कैंडिडेट हैं, आप कहते हैं आम आदमी, बड़ा साधारण आदमी, ये आदमी वो आदमी, आपके जो कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी हो या कुलदीप बिश्नोई हो या कांग्रेस में जेपी हो या INLD से अभय सिंह हो, कहते हैं साहब वो आम तो है नहीं, वो तो खास है, करोड़पति है। अगर आम आदमी पार्टी को टिकट देना था तो क्या उनका कोई वैसा कोई उम्मीदवार नहीं था, कैंडिडेट नहीं था? पंजाब में अगर कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला जीत जाता है तो उसका इतना गुणगान होता है, कोई वैसा साइकिल पंक्चर बनाने वाला दे दिए होते आप आदमपुर में? देखिए, आदमपुर में हमने सतेंद्र सिंह को टिकट दिया। सतेंद्र सिंह किसान का बेटा है, दादा लाई जमीन है उसके पास। अगर जमीन के रेट मिला के वो करोड़पति बनता तो ये उसका गुनाह नहीं है। एक किसान के पास जब जमीन होती है, उसने अपना 1 नंबर में सब कुछ दिखाया। वो कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई की तरह जगुआर में तो नहीं चलता। वो यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ लोगों के दुख सुख में बीच में शामिल है। बीजेपी का कैंडिडेट अमेरिका से आया, कांग्रेस का कैंडिडेट कैलायत से आया। क्या इनको पूरे आदमपुर के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको आदमपुरिया के यहाँ चुनाव लड़ा सके? एक नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया है और दूसरा कैलायतवासी है। तो आपका भी कैंडिडेट कांग्रेस से आया, बीजेपी में गया, बीजेपी से आपके यहाँ आया। देखिए, हमने तो देश के 130 करोड़ लोगों से बात की है। जो जिस मर्जी पार्टी में, जिस मर्जी जाति में, जिस मर्जी धर्म में, जो इस देश को विकसित करना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। जो ईमानदार लोग हैं, उन सबका स्वागत है। जो जिसके मन में इस देश को शिक्षित करना है, उन सबका स्वागत है। और सतेंद्र सिंह भी एक किसान के बेटे हैं। उन्होंने देखा कि बीजेपी अब इस प्रदेश के लोगों से नफरत करने लगी है। कांग्रेस का अस्तित्व हिंदुस्तान के अंदर खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, कांग्रेस की सरकार बनी और बिक गई। आपने गोवा के अंदर देखा, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी लेके जा रहे थे, और एक तरफ कांग्रेस तोड़ो का अभियान गोवा के अंदर चल रहा था। आपने मणिपुर में देखा, मिजोरम में देखा, छोड़िए आपने हरियाणा के अंदर देखा। पिछली 2 बार से कांग्रेस के विधायक इकट्ठे होते, बिकते नहीं, कुलदीप बिश्नोई की तरह नहीं बिकते, तो कांग्रेस का सांसद बनता राज्यसभा से, बीजेपी के बने इस दफा भी, पिछली बार भी। ये सवाल मैंने किया था दीपेंद्र हुड्डा से, जो उनके स्टार कैंपेनर हैं यहाँ। वो कह रहे, मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली, आहिस्ता आहिस्ता पंजाब और पंजाब से लगा हुआ ये इलाका है। उन्होंने सवाल किया, काउंटर क्वेश्चन किया, कहा कि पंजाब से लगा हुआ हिमाचल भी है जहाँ चुनाव हो रहा है, जरा पूछिए कि आम आदमी पार्टी की हालत क्या है वहाँ पे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि हर प्रदेश का मूड और मिजाज उसका अलग होता है। पंजाब में एक कारण था, वहाँ उनकी सरकार बन गई, दिल्ली में कारण था, लेकिन जब जैसे ही हरियाणा आएंगे तो यहाँ खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। जमानत बच जाए तो बड़ी बात है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि नोएडा एक जगह है, अभी यूपी का इलेक्शन हुआ, 800 वोट आपके पास आए, जबकि वो दिल्ली का लगा हुआ इलाका। 2 बात बता दूं, दीपेंद्र जी को मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर सबसे उभरती हुई पार्टी आज आम आदमी पार्टी है। एक छोटा सा टैनर हुआ है हमारा। हमारे यहाँ कोई पूंजीपति नहीं है, हमारे यहाँ कोई दादा लाई राजनीति की सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारे यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, पढ़े लिखे नौजवान, IITN, डॉक्टर, एडवोकेट, ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे लोग हैं जिनके मन में देश को बदलने का दर्द था। वो इकट्ठा हुए
दिल्ली के रामलीला मैदान में, वहां से अलग जगाई। दिल्ली जीता, पंजाब जीता। इस देश का एक भी ऐसा प्रांत नहीं है जहां पे हमारा संगठन नहीं हो। इस देश का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को ना जाना जाता हो। इस हरियाणा का एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि दिल्ली जैसे काम हरियाणा के अंदर भी हो। हमने एक मिसाल पेश की है, अगर सरकार ईमानदार हो तो सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, सरकार ईमानदार हो तो सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, सरकार ईमानदार हो तो बिजली पानी फ्री मिल सकता है, सरकार ईमानदार हो तो शहीद को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिल सकती है, सरकार ईमानदार हो तो महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिल सकती है, सरकार ईमानदार हो तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त मिल सकती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ईमानदारी का दूर दूर का भी नाता नहीं रहा। ये सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों से पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशन आलिशान अपने ऑफिस बनाते हैं, न हॉस्पिटल देखते न स्कूल देते। इस देश के आजादी के 75 साल बाद भी इन्होंने राजा के बेटे को राजा बनाया, विधायक के बेटे को विधायक बनाया, सांसद के बेटे को सांसद बनाया। और यही कारण है कि ये राष्ट्र की तरह पुत्र मोह के अंदर अंधे होके इस देश को नहीं देखते, इस प्रदेश को नहीं देखते। मैं आदमपुर की बात करूं तो भजनलाल परिवार को ही सब कुछ चाहिए। भजनलाल, उनके धर्मपत्नी, उनके पुत्र, उनके पुत्र, क्या आदमपुर के अंदर और कोई परिवार नहीं बचा? क्या आदमपुर के अंदर और कोई बच्चा नहीं बचा? अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं, अगर मैं इनके सुप्रीमो की बात करता हूं, तो नेहरू गांधी परिवार को सब कुछ चाहिए था। अब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उनके पुत्र को, फिर आगे पुत्र को चाहिए क्या? ये परिवारवाद चलाना है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा से ही मैंने आम आदमी मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं कि वो भी परिवारवाद चला रहे हैं। ये परिवारवाद बहुत लंबा नहीं चलने वाला। 26 जनवरी 1950 का देश का संविधान लिखा गया था। उस दिन कहा था अब राजाओं का राज गया, आम आदमी राज करेगा हिंदुस्तान के ऊपर। और ये फिर राजाओं का राज यहाँ पे चलाना चाहते हैं, रजवाड़े बनाना चाहते हैं, एक एक परिवार का राज करना चाहते हैं। यही परंपरा तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, ताकि आम व्यक्ति आए, आम किसान आए, आम मजदूर आए, आम अध्यापक आए और सब मिलकर हिंदुस्तान को बदलें। मैंने उनसे आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ही लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि हरियाणा में एक थ्रेट हो सकता है। उन्होंने कहा क्या थ्रेट होगा? पंजाब में जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, जो सीट खाली हुई उस पर बाई इलेक्शन हुआ और वहीं चारों खाने चित हो गए। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि देश का चुनाव जब आता है तो जनता का मूड कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रहा, कौन क्या है, उस तरफ होता है। जब राज्य का चुनाव होता है तो हर व्यक्ति राज्य के विकास के लिए सोचता है, और राज्य का विकास आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। 2024 में जब देश का विकास की बात आएगी तब लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ देखेंगे। 2024 दूर नहीं है, 1.5 साल की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुलदीप बिश्नोई एक पार्टी लेकर के चलते हैं। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि भव्य बिश्नोई जैसा पढ़ा लिखा एक भी कैंडिडेट आदमपुर के इस उपचुनाव में नहीं है, और उनकी पढ़ाई लिखाई का फायदा आदमपुर को मिलेगा, और भव्य यहीं रहेंगे, यहीं आदमपुर और चंडीगढ़ में पाए जाएंगे। और कहते हैं कि उनके पास एक रोड मैप है जो आदमपुर की तस्वीर वो बदलने में सक्षम है। बिल्कुल सत्य है। अगर ये बात होती तो मैं इसको अच्छा समझता। इससे पिछला लोकसभा का चुनाव भव्य बिश्नोई ने लड़ा, उस समय भी उन्होंने कहा था मैं यहीं रहूंगा। चुनाव हारे और अमेरिका चले गए। आज भी लोग कह रहे हैं कि 6 तारीख की उन्होंने टिकट बुक करा रखी है। इस परिवार को शीशा उतार के लोगों से बात करने के अंदर ऐसा लगता है कि धूल मेरे अंदर घुस जाएगी। ये बात सही कही है कि भव्य बिश्नोई पढ़ा लिखा है, चटर पटर अंग्रेजी बोलता है, उसकी अंग्रेजी के अंदर कोई कमी नहीं है। क्या आदमपुर के बच्चों को ये बात बोलने का हक नहीं है क्या? आदमपुर के 5वीं क्लास के बच्चे ठीक से हिंदी और अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। इन्होंने यहाँ की शिक्षा के इतना भट्टा क्यों बैठा दिया कि उनका बेटा बेटा है और आदमपुर के बेटे बेटे नहीं है। आदमपुर के बेटी और बेटियों को पढ़ाई नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, इतने साल से आप विधायक रहे यहाँ पे, क्यों नहीं यहाँ का एक भी स्कूल आपने ऐसा किया जिसके अंदर पढ़ा हुआ बच्चा ठोक के अंग्रेजी बोल सकता, जो कह सकता कि मैं आदमपुर के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूं। आप हमारे सरकारी स्कूल देखिए, दिल्ली के देखिए,
एक एक बच्चा आज अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो उसकी धर्मपत्नी भी कहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूं, और वहां के बच्चे अमेरिका की फर्स्ट लेडी से बात करने के अंदर कोई परहेज नहीं करते। क्यों आदमपुर के ऐसे बच्चे नहीं है, क्यों हरियाणा के ऐसे बच्चे नहीं है? ये बहुत शर्म की बात है। वो अपने बच्चे को तो कहता है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। अरे आप यहाँ के विधायक हैं, यहाँ का हर बच्चा आपका बच्चा है। आपकी ड्यूटी बनती थी कि यहाँ के स्कूलों को आप ठीक करते, यहाँ की पढ़ाई को ठीक करते। वो कहते हैं कि जितने स्कूल बने हैं, जो बंद हुए थे उन्होंने खुलवाए हैं सरकार को बोल करके, और जितने स्कूल आदमपुर में हैं वो कहते हैं ये सब भजन लाल जी का ही देन है। उसके बाद कोई स्कूल खुला नहीं, और जो सूखा है इस इलाके में उसी को खत्म करने के लिए वो बीजेपी में गए हैं, और कहते हैं कि फिर तो यहाँ विकास की धारा बढ़ जाए। एग्जैक्टली वो ठीक बोल रहे हैं। भजनलाल के समय पे जो बन गया, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसने विधायक रहते हुए आदमपुर की तरक्की को बिल्कुल पीछे ले गए। वो उनकी मुंह की बात है। आप मुझे बता रहे कि उन्होंने कहा जी, मैं तो भजनलाल के बाद ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि भजनलाल के समय में जितने स्कूल बने हैं वो बने हैं, उसके बाद जो स्कूल बंद हुए वो खुलवा रहे हैं। ये उन्होंने वो नहीं खुलवा रहे साहब। कांग्रेस के टाइम में बहुत स्कूल बंद हुए, भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत स्कूल बंद हुए, रिसेंटली अभी 105 स्कूल बंद हुए। 105 जगह आम आदमी पार्टी के लोग और गांवों के लोग धरने के ऊपर बैठे। जब ढानी मोहब्बतपुर के अंदर गांव के लोगों ने ये कह दिया और आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये कह दिया अगर ये स्कूल नहीं खुला तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं मिलेगी, इस बात से डरते हुए वो स्कूल दोबारा खुला है। इस आदमपुर हल्के से और भी स्कूल बंद हुए हैं, क्यों नहीं खुलवाए? आज तक खुलवाए ना। अभी तो चुनाव में समय है, कम से कम इतना ही भला कर दें। बाकी 105 स्कूल हरियाणा के अंदर बंद हुए, अब तो ये बीजेपी में चले गए। ये भी कहने की बात नहीं रही कि बीजेपी इनकी मानती नहीं। 4 दिन पहले तक ये कहा करते। भव्य बिश्नोई का बयान है, मैं आपको कहोगे तो वीडियो सुनवा दूंगा कि हरियाणा में आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, एक भी मुख्यमंत्री ऐसा इतना घटिया नहीं हुआ जितना मनोहर लाल खट्टर। ये कहता था, पानी पी पी के गाली देता था कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को, कहता था दुनिया में किसी पे विश्वास कर लेना, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास मत करना। और अपनी गुनाह की चादर को छुपाने के लिए आज वो उनके चरणों में लेट गए, दंडवत करने लगे। अब से पहले तो हर चुनाव वो मुख्यमंत्री के नाम पे लड़ा करते, अब तो मंत्री के नाम पे भी नहीं लड़ रहे, अब तो सिर्फ सिंपल विधायकी के नाम पे लड़ रहे हैं। जब विधायक रहते हुए 24 साल के अंदर कुलदीप ने कुछ नहीं किया तो ये अमेरिका में रहने वाला बच्चा क्या करेगा? मैं कहता हूं इस माटी के अंदर रहने वाले बच्चों को विधायक बनना चाहिए। जैसे सतेंद्र सिंह यहाँ पे पैदा हुआ और बड़ा हुआ, ऐसे लोगों को टिकट देनी चाहिए। आज कांग्रेस कलायत से लाके टिकट देती है, जीतेगा हारेगा कलायत जाके रहेगा जेपी। और जेपी वो व्यक्ति है, ये सेटिंग का मामला भी है। मैं आपको याद करा दूं, 2015 के अंदर आजाद उम्मीदवार जीता था जेपी कलायत से, और सबसे पहले समर्थन देने के लिए खट्टर साहब को गया था। ये जेपी कहते हैं कि कोई ये खुला चैलेंज है। मैंने उनका थर्मामीटर कार्यक्रम उनके साथ भी किया, उनको भी थर्मामीटर लगाया। वो कह रहे हैं कि ये खुली चैलेंज है कि कोई ये लेटर ला के दिखा दे कि मैंने बीजेपी को समर्थन दिया। इसके क्लिप दिखा देंगे साहब, मगर थर्मामीटर में बुखार कितना आया? आपने उनके जब थर्मामीटर लगाया तो बुखार कितना आया ये बताओ। आजकल ठंडे पड़े हुए ना, था पूरा बुखार। टेम्परेचर बॉडी का घटता जा रहा है उनका। आदमपुर की हवा बदल चुकी है। आजकल जो एयर कंडीशन के अंदर कुलदीप बिश्नोई रहते हैं ना, उनको एयर कंडीशन में पसीने आने लगे कि आदमपुर में क्या हो रहा है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है और सेटिंग है, और कोई ओपोनेंट यानी कुलदीप बिश्नोई के विपक्षी खेमे से कोई ना जीत जाए, इसीलिए ये सब खेल आम आदमी पार्टी कर रही है। एक कैंडिडेट दे दिया, वो भी स्वजातीय कैंडिडेट, एक ही जात के एक ही कम्युनिटी के 3 कैंडिडेट आ गए ऑपोजिशन में। ये सब सेटिंग है। वो कहते हैं ये कहने वाले लोग हैं, लेकिन असली सेटिंग इनकी ही है बीजेपी से। देखो बात तो मन की बात ना कभी कभी जबान पे आ जाती है। एक ही जात के एक ही कम्युनिटी के हम तो सबसे पहले व्यक्ति कैंडिडेट डिक्लेयर किया इस वैसिनिटी के अंदर। चाहे भव्य बिश्नोई आया, चाहे जेपी आए, चाहे कुड़ेराम आए, कोई आए, सबसे पहले सतेंद्र सिंह आया, सबसे पहले उसकी घोषणा हुई, सबसे पहले उनका नॉमिनेशन हुआ। तो सेटिंग तो बाद वाले ही करता ना जी। पहले वाले ने जब खुल्लम खुल्ला कह दिया तो ये सुन के सेटिंग की बात मन में निकल जाती है कहीं ना कहीं।
तो मैं आपको ही बता रहा हूं। मतलब दूसरी बात, इनके ऊपर मुकदमे बने हुए हैं, आज तक जेल में नहीं गए, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे कांग्रेस के हरियाणा में अपने आप को सुप्रीमो कहने वाले हो, और हमारे पर मुकदमे भी नहीं हुई। आप हिसाब लगाओ, आज तक 1 रुपए का आरोप मनीष सिसोदिया पे नहीं लग पाया, आज तक 1 रुपए का आरोप सत्येंद्र जैन पे नहीं लग पाया, मंत्री होते हुए जेल में डाल दिया, क्योंकि हमारी सेटिंग थी। इसलिए ये सेटिंग वाले तो जिनके ऊपर मुकदमे करोड़ों रुपए के, तो आपको लगता है सेटिंग उधर है? 100% उधर है। जब तो जात वाली बात भी उनके मुंह से आ गई, नहीं तो जब हमने पहले खड़ा कर दिया था किसी और को खड़ा कर देते। अगर वोट काटने का, वोट बांटने का काम नहीं करते, हम तो जाति और धर्म की राजनीति करते नहीं। कांग्रेस और आईएनएलडी वाले लोग कहते हैं कि ये वोट काटू है, आम आदमी पार्टी वाले ये जीतने नहीं आए, ये सिर्फ किसी को जिताने और किसी को हराने आए। सही बात है, इनकी वोट तो हमने काट ही दी, अब कांग्रेस तो खत्म ही हो गई, अब विकल्प तो अरविंद केजरीवाल बचा है। ये धीरे धीरे इस देश से खत्म होते जा रहे हैं। जो आम आदमी का दर्द समझता है, जो आम आदमी की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है, जो शिक्षा और चिकित्सा देता है, जो बिजली और पानी देता है, जो रोजगार और सम्मान देता है, वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल की सेटिंग है हिंदुस्तान की सारी जनता से, 130 करोड़ लोगों से, जो मिलके दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा के अंदर तेजी से दौड़। ठीक है, आदमपुर का इलेक्ट्रॉल हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये तो सही है कि भजनलाल फैमिली जो है, राइट फ्रॉम भजनलाल से लेकर के अब तक सब लोग जीतते रहे। एक हार हुई है, वो हुई है भव्य जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उसके पहले तो कोई चुनाव आदमपुर से, चाहे वो लोकसभा का रहो चाहे विधानसभा का रहो, कभी उनको यहाँ से वो ट्रेल नहीं किए। अब 2 चीज़ें, जब कोई एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ का जो गणित होता है वो प्रो, जैसे मान लीजिए भजनलाल परिवार, तो प्रो भजनलाल परिवार, और एक वोटर होगा, एक ग्रुप होगा जो अगेंस्ट है। आप कहीं भी चले जाइएगा, जब कोई बड़ी हस्ती होती है तो पोलराइजेशन ऑफ वोट इस तरीके से होता है। मैं जरा बड़ा गंभीरता से ये समझना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ट्रेंड है वो प्रो और अगेंस्ट वाला ट्रेंड है भजनलाल फैमिली। अब प्रो जो मिलना है मान लीजिए वो मिल जाएगा, जो भी मिलता हो। अगेंस्ट वोट जो है उसमें अगर डिवीज़न होता है, 3 लोग हैं प्रमुख तौर पे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आईएनएलडी वाले भी लोकल हैं, वो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से पहले गए थे। मैं तो ये कहता हूँ अक्सर कि 1.5 घंटे पहले कोई कांग्रेसी था, कोई 1.5 महीने पहले कांग्रेसी था, और कोई 1.5 साल पहले कांग्रेसी था। आपके वाले 1.5 साल पहले थे। ये डिवीज़न ऑफ वोट को आप कैसे देखते हैं, जो यहाँ का इतिहास है और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? इतिहास, वैसे तो जहां तक इतिहास और गढ़ की बात है, सबसे पहले मैं आपके सवाल से पहले दूसरा जवाब दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी गढ़ तोड़ने का ही काम करती है। शीला दीक्षित ये कहा करती कि 15 साल से हमारा राज कांग्रेस का रहा है। शीला दीक्षित का गढ़ खत्म हुआ। पंजाब में बादल साहब कहा करते मेरा गढ़ है, वो गढ़ तोड़ने का काम हुआ। कैप्टन साहब कहा करते मेरा गढ़ है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, ये किसान बहुल क्षेत्र है पूरा का पूरा। कोई कुलदीप के साथ था या कुलदीप के विपक्ष में था, ये बात भी सही है। परंतु बीजेपी से नफरत करते थे सारे के सारे, क्योंकि बीजेपी ने किसानों के साथ पूरे देश में जो किया है, पूरा देश का किसान देख रहा है। जब से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गया है, वो जो इनके पक्ष वाले लोग थे अपने आप विपक्ष के अंदर चले गए। तो वो गणित यहां पे इसलिए लागू नहीं होता कि जो प्रो और अगेंस्ट वाली बात है, पक्ष और विपक्ष वाली बात है, वो व्यक्ति खुद ही विपक्ष में जाके बैठ गया। ठीक है, ये जो किसान वाला मसला आप लोग बोलते हैं, तो कई बार अभी भाई किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद यूपी का भी चुनाव हुआ, वहाँ भी हमने रिजल्ट देखा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो
वेस्टर्न यूपी है वो तो बड़ा एग्रेसिवली आप आंदोलन में शामिल था। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, पंजाब ने शुरुआत किया, उसके बाद वेस्टर्न यूपी भी आ गया और हरियाणा भी वहाँ उस बॉर्डर पे आंदोलन में बड़ा मतलब सब लोग वहाँ पे जुटा रहा। लेकिन वेस्टर्न यूपी में जो रिजल्ट आया यूपी में वो भी आपने देखा। कई बार इस तरह के मुद्दे ग्राउंड पे काम करते हैं क्या? यूपी के मुख्यमंत्री ने कभी किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में नहीं बताई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताई। कई बार कहते हैं ना कि भाई घाव कर दिया, यहां तक ठीक है, उस घाव पे नमक छिड़कने का काम इन्होंने सड़क तो खुदवाई, कंटीले तार भी लगवाए, लाठी भी मारी, गोली भी चलाई, परंतु ये घाव किए ना, घाव के ऊपर ये बातें कह के नमक छिड़का कि ये खालिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये चीन के हैं, ये हिंदुस्तान के नहीं है। ये जो शब्द का बाण है ये मिटता नहीं है। ये घाव बहुत लंबा चलता है। एक बार व्यक्ति थप्पड़ को भूल जाता है, एक बार व्यक्ति लाठी को भूल जाता है, वक्त के साथ चीजें खत्म हो जाती हैं। परंतु कहते हैं ना, शब्द दुनिया के अंदर खत्म नहीं होता, अटूट रहता है। ये जो शब्द के बाण बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रदेश के किसानों पे चलाए हैं, इस प्रदेश का किसान उस बात को नहीं। तो आपको लगता है कि यूपी और हरियाणा में ये एक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस। ठीक है। एक बड़ा मसला आता है जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा, अभय ने भी कहा, दीपेंद्र ने भी कहा, जेपी भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस मुंह से और किस आधार पे हरियाणा में वोट मांगती है, जब SYL का इतना बड़ा मसला है। अभी मीटिंग हुई और पंजाब ये कहता है कि भाई हम पानी नहीं दे पाएंगे, हमारे पास खुद ही पानी की कमी है। आपके अरविंद केजरीवाल जब आते हैं हरियाणा तो अलग बात करते हैं, या आपके जो नेता हैं पंजाब जब जाते हैं चुनाव के पहले की बात तो वहाँ अलग बात होती थी। तो फिर आम आदमी पार्टी तो आज पशोपेश की स्थिति में, एक तरफ पंजाब भी संभालना है इमोशनली, एक तरफ हरियाणा में सरकार बनानी है या रास्ता बनाना है, तो ये बड़ा पशोपेश की स्थिति है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो आप पे हमलावर है। देखिए, मैं दो बात बता दूं, जहां तक विपक्ष की बात है पहले उनका जवाब दे दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट तीनों बीजेपी के पास रही, कभी इस मुद्दे का हल नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट तीनों कांग्रेस के पास रही। ये हमेशा पंजाब में दूसरी भाषा बोलते हैं, हरियाणा में दूसरी भाषा बोलते हैं। ये इनकी दोगली नीति है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक पिता है, सारी संपत्ति का मालिक वो है, दो बेटे हैं या तीन बेटे हैं, हर बेटा चाहता कि ये वाला माल मुझे मिल जाए। क्या पिता की मर्जी के बिना वो माल उस बेटे को मिल सकता है? जो उस माल का अधिकृत संपत्ति का मालिक है, उसकी मर्जी के बिना उस बेटे को मिल सकता है? पिता को बैठना पड़ेगा फैसला कराने के लिए। दुर्भाग्य है इस देश के अंदर, केंद्र सरकार ये कहती है कि हरियाणा और पंजाब बैठ के फैसला कर ले, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? देश का प्रधानमंत्री जो रिसोर्सेज है उसका बंटवारा करने का काम उसका है। पानी हरियाणा को भी चाहिए, पानी दिल्ली को भी चाहिए, पानी राजस्थान को भी चाहिए, गुजरात को भी चाहिए, हिमाचल को भी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए। पानी हर जगह चाहिए। पानी की कमी है निसंदेह, परंतु उसका बंटवारा करना केंद्र सरकार का काम है। आज अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से 65% पानी हिंदुस्तान का फालतू बह के पाकिस्तान में जा रहा है। क्यों नहीं इन्होंने आज तक रोका? क्या मोदी जी को पाकिस्तान की जनता ज्यादा प्यारी है, हरियाणा की जनता प्यारी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोक के, जो हमारा पानी है उसको रोक के पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की प्यास को नहीं बुझा सकते? नंबर 1। नंबर 2, आज इस देश के अंदर एक तरफ बाढ़ आई रहती है, एक तरफ सूखा पड़ा रहता है। इन्होंने नदियों को जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। अगर नदियां जुड़ जाती
तो पानी जो बाढ़ का बह के समुद्र में चला जाता है, जहां सूखा पड़ा है, पानी की कमी है, वहां पानी आ जाता। इन्होंने कोशिश नहीं करी, बस ये कहेंगे साहब तुम लड़ो, हम किनारे पे बैठ के तमाशा लेकिन देखेंगे। इसमें गुप्ता जी, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उसने कहा है कि पंजाब को पानी देना चाहिए, हरियाणा को। सुप्रीम और उसके कोर्ट ने बाद कहा उसने कि कहा आप कि आप बैठ लोग- के बातचीत करो। हाँ, और बैठ के बैठ के बातचीत जब बातचीत करके- करेंगे तो केंद्र सरकार को साथ बैठना चाहिए। जब मीटिंग हुई हरियाणा के और पंजाब की, केंद्र सरकार क्यों नहीं बैठी? केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती थी वो बैठे और दोनों तरफ के लोग अगर परेशान है उस परेशानी को हल कराए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, जहां जो चीज मिलनी चाहिए उसको दिलाए। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना इसके चाहता अंदर हूं। एक विषय और मैं बता दूं, जी। हिसार के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था अगर मोदी जी के पास इसका हल उनके दिमाग में नहीं आता है तो अरविंद जी को चाय पे बुलाएं, वो हल बताएंगे, ताकि देश में पानी सबको मिले। चलिए, मैं एक सवाल बड़ा गंभीरता से और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, हालांकि उसका एक पार्ट मैंने आपसे पूछा था। आम आदमी पार्टी, अभी आदमपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उस रेफरेंस में बात करें, तो मुकाबला किससे? बीजेपी से या कांग्रेस से या आईएनएलडी से? देखिए, चौधरी देवीलाल जी पूजनीय व्यक्ति हुए, उनके बेटे पोते जितने भी हैं, हरियाणा की जनता ये मानती है कहीं का बटन दबा लो, उनके जेजेपी का दबा लो, आईएनएलडी का दबा लो, जब जरूरत पड़ेगी ना वो कमल के फूल से जा चिपकेगा। इसलिए हरियाणा के लोग अब उनको बेटे नहीं देते। जहां तक आ गई कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो इस देश से खत्म होती जा रही है। कांग्रेस बिल्कुल सिमट के एक दो राज्य में रह गई है और वहां भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब मुकाबला तो बीजेपी से है। मोदी को हराने का काम तो केजरीवाल ही करेगा और इनके बस की बात नहीं है किसी की। अगर वोट ऑफ डिवीजन हो गया, आप इस गणित को तो समझते हैं कि 1,71,000 या 74,000 या समथिंग वोट हैं, 80% मान लीजिए पोल हो गए, तो 1,30-1,35 के आसपास, करीब 1,25 से 1,35 के बीच में पोल होगा। 80% से पोलिंग कम होगी नहीं। जो जितना मैं घूम रहा हूँ समझ रहा हूँ, कम हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक अगर अनुमान लगा लें तो एक वोट है जो उधर जा रहा है। अब इसमें ही कई हिस्से होने हैं, वो मेरा स्पष्ट करना ठीक नहीं है। मैं करूंगा। मेरा करना ठीक नहीं है। जी। अब 4 पार्टियां हैं, है ना। अब फॉर्मूला बड़ा सीधा है। अगर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आईएनएलडी, ये 4 हैं, अगर चारों को में एक को कुछ ज्यादा मिल गया तो दूसरे की जमानत बच गई, तो तीसरे चौथे की जमानत नहीं बचेगी। अगर बीजेपी के खिलाफ किसी को जीतना है तो तीसरे और चौथे की जमानत जब्त होगी, तभी दूसरे की जीत होगी। अब वो दूसरा कोई भी हो सकता है, दूसरा आम आदमी हो जाए, दूसरा कांग्रेस हो जाए, दूसरा आईएनएलडी हो जाए। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कांग्रेस और आईएनएलडी की जमानत जब्त होनी चाहिए। वो यहाँ का चुनावी जो सेफोलॉजी में जो नियम है वो है। अगर कांग्रेस को जीतना है, अगर जीतेगी तो आम आदमी पार्टी आईएनएलडी की जमानत जब्त हो। अगर आईएनएलडी जीतती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी इनमें से 2 की जमानत बची तो फिर जीत तो बीजेपी की हो जाएगी। शशि रंजन जी, मैं आपकी थर्मामीटर के अनुसार ही, आप ये जनता में लगा के देखना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जो मैं यहां पे देख पाया हूं, जिस वोटर की बात आप कर रहे हो, मैं हर वोटर की बात कर रहा हूं। जिसके मैं आदमपुर का एक 74-75 की बात कर रहा हूं। डिवीजन की बात आप कर रहे हो, उसका ये मानना है कि जो कुलदीप बिश्नोई को हराएगा हम उसको वोट देंगे। ठीक है। जहां तक आईएनएलडी है, जहां तक कांग्रेस है, उनके पास उस वोटर के सिवाय अभी और कुछ नहीं है। जितना दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ है।
तो हमारा प्रारंभिक वोट 50,000 से शुरू होता है और फिर बाकी सब उसको देंगे जो पार्टी बदल के गया है, उसको हराएगा। जब शुरुआत हमारी 50,000 से होगी तो सारे हमारे साथ ही आने वाले हैं, एसएस कर रहे हैं, चिंता मत करो। तब तो सारे के सारे, तब तो अगर 1,30,000 या 35,000 पोल होता है तो बड़ा अदब के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 50,000 से शुरू हो रहा है तब तो 1,30,000 में 1,18,000, 17,000, 15,000, तब तो आम आदमी पार्टी के पास ही आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास जब वोट आता ना ऐसे ही आता है। दिल्ली में भी ऐसे यार, पंजाब में भी ऐसे ही आया और यहाँ पे आदमपुर के अंदर भी ऐसे ही आएगा। और नहीं आता है तो फिर नोएडा की तरह 800 भी हो जाता है। 4 लाख की कंस्टिट्यूंसी है, क्योंकि यूपी की कंस्टिट्यूंसी बड़ी है। बड़ी स्पष्ट बता दूं, आम आदमी पार्टी के पास जब वोट आता तो ऐसे ही आता और आदमपुर में ऐसे ही आएगा। अभी 3 तारीख दूर नहीं है, जब बटन दबेंगे तो आप देखना। तो 6 तारीख को भी होगी अपनी मुलाकात जरूर। मतलब 24 में जहां आप चौपाल लगाएंगे मैं वहीं आऊंगा। 24 तो अभी दूर है, 6 तो करीब है। मैं कह रहा हूं कि जहां आप चौपाल लगाएंगे मैं वहीं आऊंगा। आप तो लड्डू तो फिर बहुत ज्यादा बांटना पड़ेगा। तो ऑर्डर दे दिया आपने कि अभी से ही इंतजाम हो जाए? सारे हलवाई अपने, चिंता मत करो जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये सुशील गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता कह दूं अगर हरियाणा में तो गलत नहीं होगा, राज्यसभा में सांसद भी हैं। अब कह रहे हैं कि 50,000 से शुरुआत होगी। अब हम तो थर्मामीटर लगा देते हैं और लोकतंत्र में मैं हमेशा ये कहता हूं कि वोटर को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम और आप जागरूक हो जाएंगे और अपनी वोट की कीमत समझने लगेंगे, ये सारे नेता लाइन पे लग जाएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, बीजेपी वाले हों, आईएनएलडी वाले हों। जिस दिन हम और आप जागरूक हो गए, असली मायने में लोकतंत्र उस दिन आ जाएगा और जनता जनार्दन जिसको कहते हैं, सरकार उनकी तभी बन पाएगी। अब ज़्यादा क्या बोलूं, आप भी समझदार ही हैं। आपके ही वोट से लोग जो नेता हैं वो बड़े और छोटे होते हैं। बाकी देखते हैं 3 को क्या होता है और उसका रिजल्ट 6 को क्या आता है। वैसे 24 अक्टूबर को दिवाली है, तो दिवाली की आपने दिवाली मना ली होगी, खूब पटाखे भी और मिठाई भी खाई होगी। 6 को देखते हैं किसका दिवाला निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।